आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है और कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की तैयारी और अच्छी कराई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण में, वो सबसे पहले बात करेंगे हम अम्ल के बारे में। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह पदार्थ अम्ल के अंतर्गत आता है? तो इसका जो पहचान दिया है, सबसे पहला पहचान दिया है कि ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को इसमें दिखेगा नहीं। अब ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, नंबर एक। और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र क्या होता है, एक प्रकार का सूचक होता है। अगर आप अम्ल को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो लिटमस पेपर अगर आप लेते हैं नीले रंग का, तो वो नीले से किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है। या लिटमस पेपर को आप अम्ल के अंदर डालेंगे तो भी नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि यह जो है ये अम्ल है। और अगला जो दिया है इसमें कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देने का मतलब हो गया कि अगर अम्ल को आप जल में घोलेंगे यानी पानी में घोलेंगे तो वो आयन में विभाजित हो जाएगा, तो H+ आयन भी वो देता है। तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये इसकी पहचान है अम्ल की। अगला है एसिड। शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। देखो यहाँ अम्ल लिखा है ना, अम्ल को लिखा है ब्रैकेट में इंग्लिश में एसिड, तो इस एसिड का मतलब होता है खट्टा। तो वही बोल रहा है, तो इसने अम्ल की पहचान आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आप लोगों को बताया है प्रबल अम्ल क्या होता है। तो देखो ये HCl एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है, HNO3 भी एक प्रबल अम्ल है। और नीचे दिया है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में दिया है आपके पास CH3COOH। लैक्टिक अम्ल दिया है और ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो प्रबल अम्ल भी आपको बता चुका हूँ, दुर्बल अम्ल भी आप लोगों को बता चुका हूँ, और अम्ल भी मैंने समझा दिया है कि अम्ल की पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। उसके बाद आता है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। सांद्र अम्ल का मतलब हो गया कि जो आपके पास अम्ल है ना वो ज़्यादा मात्रा में है और जो जल है वो कम मात्रा में। हम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और आपके पास तनु अम्ल में क्या होता है, जस्ट उल्टा, जिसमें अम्ल मात्रा बहुत कम हो और जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा। अम्ल की मात्रा जिसमें कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे तनु अम्ल, और अम्ल की मात्रा जिसमें ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है उसको बोलेंगे हम सांद्र अम्ल। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सीखना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने HCl लिया है यहाँ पर, तो HCl को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो H+ बनेगा और प्लस Cl क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर ये H+ आयन दे दिया इसने। ये ऊपर बताया था ना इसने, ये ऊपर बोला था ना, क्या बोला था, ये देखिए ये HCl, ये हो गया HCl है ना, तो HCl को अगर हम तोड़ते हैं तो H+ में जाता है और Cl माइनस में। ऊपर दिया था H+ आयन देता हूँ, ऐसे H+ आयन की पहचान हम कर सकते हैं। ऐसे H2SO4 को ब्रेक करोगे तो भी आपको H+ आयन अलग मिलेगा और SO4 का आपके पास अलग मिलेगा, ठीक है। अब मैं तोड़ देता हूँ, चलो H2SO4 को ही ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करके दिखाऊँ। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ब्लैक है नीचे स्क्रीन। अब यहाँ पर अगर मैं H2SO4 को लिख देता हूँ तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो 2H पॉजिटिव हो जाएगा और SO4 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि H+ आयन यहाँ पर भी मिल गया। तो मिला जुला करके आपके पास जो यहाँ पर बातें हैं वो इस प्रकार की हैं कि समझना है आप लोगों को कि ये हम अम्ल की पहचान करेंगे कैसे, और अम्ल जो होता है H+ आयन देता है। घबराने वाली कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो H+ भी लिख सकता हूँ और SO4 2 नेगेटिव लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिया है तो मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2H पॉजिटिव लगाया है। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम क्षार की। किसकी बात करते हैं अब हम बात करेंगे क्षार की। तो क्षारक लिखा है यहाँ पर, क्षारक, ओके। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम बेस। तो ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं या जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं।
और जब स्वाद में कड़वे होते हैं तो अगला क्या बोलता है ये कि यह नीले लिटमस को, सॉरी, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले में बदल देते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग में पढ़ा था कि नीले लिटमस को लाल में बदल रहे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले में बदल देते हैं। और अगला है ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब प्रबल क्षारक क्या होते हैं, प्रबल क्षारक बोलिए या प्रबल क्षार बोलिए, ये क्या होते हैं, NaOH प्रबल क्षारक है, KOH प्रबल क्षारक है, CaOH का होल ट्वाइस प्रबल क्षारक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। घबराना नहीं है। जो आपकी किताब है ना, जो मतलब NCERT है, आप NCERT में देख सकते हैं इसके नाम क्या है। आप एक तरफ लिस्ट बना सकते हैं, एक तरफ रासायनिक नाम लिख सकते हैं और एक तरफ रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छा ज्ञान मिल सके। ठीक है। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, या दुर्बल क्षार बोल सकते हैं NH4OH। NH4OH का मतलब हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, पूछ सकता है आपके पास एग्जाम में। क्षार का मतलब हम एल्कली से भी लेते हैं, अंग्रेजी में इसको एल्कली बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी अगर हम उसको पानी में घोल देते हैं और वो पूरा घुल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। तो इसको हम जल में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। लवण इधर है, साल्ट लिखा हुआ है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराओगे तो आपको लवण मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा है कि यहाँ पे लिख दिया मैंने HCl लिख दिया, और प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया आपके पास, NaOH लिख दिया है। अब दोनों की अगर मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो है ना आपके पास, तो इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर के जाता हूँ तो NaCl बन जाएगा, NaCl, और हमारे पास H2O हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं NaCl क्या है आपके पास, एक तरीके का साल्ट है, यानी क्या बोलते हैं, लवण है। अब उदाहरण दे रखा है इसने, लवण का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, ये हो गया NaCl हो गया आपके पास, और KCl सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है। नीचे दिया है सूचक। सूचक क्या है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देखो भाई, सबसे पहले आपको अम्ल समझाया गया है, अम्ल की पहचान बताई गई है, फिर आपको दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, तनु और सांद्र अम्ल समझाया गया है, और आपको समझा दिया ना। उसके बाद क्षारक में भी, यानी क्षार में भी वही समझाया गया है कि क्षार होते क्या हैं और दुर्बल क्षार प्रबल क्षार क्या होते हैं। उसके बाद आपको लवण समझाया गया है। लवण में क्या था कि अम्ल व क्षार मिल करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी ऊपर थोड़ा सा शीट वो वाइट कलर की थी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। देखो भाई, ये HCl है, एक अम्ल है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने NaOH, भैया यह एक क्षार है। जब दोनों की आपने अभिक्रिया कराई तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर NaCl मिल गया, आप प्लस जल का मॉलिक्यूल मिल गया आपके पास। तो देखो ये जो NaCl बना है ना, ये लवण है भैया, ये क्या है, लवण है। और ये क्या आपके पास, क्षार है भैया, और ये क्या आपके पास, अम्ल है भैया। ठीक है। तो अम्ल व क्षार मिल करके लवण बनाते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसी में ही आ गया सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक होते हैं जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार को दर्शाते हैं। आपने कोई इंडिकेटर लिया, यानी सूचक लिया, किसी विलयन में डाल दिया, अगर उसके अंदर अम्ल होगा तो जैसे आपने लिया ना वो लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या था, नीले को लाल कौन कर रहा था, अम्ल कर रहा था। अगर माना ये अम्ल का विलयन है, आपने लिटमस पत्र डाला, नीला लिटमस डाला, तो वो किस में बदल गया, लाल में। तो आपने बोला कि इस विलयन में क्या है, अम्ल है। और अगर क्षार की बात होती तो अगर आप लाल लिटमस डालते, अगर उसमें क्षार होता तो लाल को वो नीले में बदल देता। तो सूचक क्या होते हैं, एक प्रकार के, मतलब हमको दर्शाते हैं कि विलयन में किसकी मात्रा है, अम्ल की मात्रा है या फिर क्षार की मात्रा है। तो चलो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये आता है हमारे पास सूचक के प्रकार। क्या आता है भैया हमारे पास, सूचक के प्रकार आते हैं। अब सूचक के प्रकार को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए सूचक के प्रकार। तो प्राकृतिक सूचक है पहला, आपके पास यहाँ दिया है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कहाँ मिलेंगे आपको, ये पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, ये देखो भैया लिटमस दिया है, लाल पत्ता गोभी दिया है। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। और कृत्रिम यानी संश्लेषित,
कृत्रिम का मतलब होता है जो आपने बनाया है, यानी जो हमने बनाया है, जिसको नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, उसको हमने बनाया है, तो ये कृत्रिम हो गया सूचक आपका। तो ये रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, मेथाइल ऑरेंज है आपके पास, फिनॉल थैलिन है, तो ये है आपके पास कृत्रिम सूचक है। अब गंधीय सूचक में आपके पास क्या आता है, जो मतलब गंध का मतलब हो गया जिसको हम स्मेल लेकर के पहचान सकते हैं, ठीक है ना। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग पहले। तो ये बहुत अच्छा है कि सूचक क्या होता है, सवाल बना सकता है, और सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा लगेगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप शिद्दत से पढ़ो ना, अगर बार बार अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो समझ में जरूर आएगा, और अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में, फिर चाहे आपको परमपिता परमेश्वर आ जाए पढ़ाने के लिए। तो कोई बात नहीं, कम समय है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग डिसिप्लिन में हो जाइए, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो पढ़िए मन लगा करके। चलो फिर आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक में क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट बना करके दिया हुआ है हमारे पास, सूचक का लिस्ट बनाया है यहाँ पर। प्राकृतिक सूचक है आपके पास। अब प्राकृतिक सूचक में क्या है, देखो लिटमस दिया है, लाल पत्ता गोभी का रस दिया है, हल्दी दिया है, हाइड्रेंजिया के फूल का रस दिया है, ये आपके पास प्राकृतिक सूचक के लिस्ट है। अब इसमें रंग और गंध में परिवर्तन दिखा रहा है, तो देखो भाई आपके पास क्या है कि ये था आपके पास, क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक सूचक में अगर मैं बात करेंगे रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ ये जो सूचक है वो क्या रंग देगा, लाल। तो क्षार के साथ क्या रंग देगा, नीला। बताया था ना कि जो अम्ल होता है, अगर हम कोई सूचक लेते हैं, जैसे लिटमस पत्र लिया है, तो नीले को वो लाल में बदल लेगा, लेकिन अगर हम क्षार लेंगे तो लाल को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। तो वही दिया है यहाँ पर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास कोई बदलाव नहीं है, किसके लिए, ये आपके पास दिया है ना हमारे पास हल्दी, तो यहाँ दिया है लाल रंग का, ये क्षार के साथ देगा आपके पास लाल रंग, ठीक है। अब ये हाइड्रेंजिया के फूल का रस है जो नीला देगा, अगर आपने किसके साथ लिया है, अम्ल के साथ, और गुलाबी देगा अगर आपने क्षार के साथ लिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब आता है फिनोल्फथैलिन है आपके पास, अगला सूचक है जो कृत्रिम सूचक है, बताया ना आपको। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है वह सूचक जो मतलब जो हमने बनाया है किसी माध्यम से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अम्ल में रंगहीन होगा और बाकी क्षार में गुलाबी होगा। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होगा और ये पीला होगा, किसमें, क्षार में। और यहाँ पर आपके पास क्या है, मैथिल ऑरेंज है आपके पास, ये लाल और पीला, समझ में आ गया ना। अब आता है गंधीय सूचक में, क्या हो गया कि जो प्याज का रस है, तो प्याज का रस अगर हम मिलाएंगे अम्ल में तो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आएगी उसमें, और क्षार में डालेंगे तो कोई गंध ही नहीं आएगा। तो ध्यान देना, जब प्याज की स्मेल आपको आने लगे ना तो क्षार डाल देना, आपको स्मेल नहीं आएगी। वेनिला है आपके पास, समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं होती इसमें, क्या बोलते हैं, क्षार में। लौंग का तेल है, समान गंध रहेगी, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं होगा, और अगर आप इसको क्षार में डाल देंगे तो बिल्कुल स्वाहा, यानी आपकी गंध मतलब गंध चली जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये आपके पास पहचान थी कि हमारे पास कि ये जो सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक हो गया, और आपके पास प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक है, और कृत्रिम सूचक के बाद गंधीय सूचक है, तो इनका क्या व्यवहार होता है अम्ल और क्षार में, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो कंडीशन है आपके पास, वो अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण है भैया आपके पास। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अम्ल के साथ अगर कोई भी अभिक्रिया देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, यानी उदाहरण के लिए ले लीजिए धातु के साथ, यानी अम्ल के साथ अगर हम धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और क्षार के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा। तो पढ़ते हैं ना, देखो आगे थोड़ा समझते हैं इसको भी। अब आ रहा है धातु की अभिक्रिया में, कह रहा है अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ अगर धातु को रिएक्ट कराएंगे तो आपको लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो देखो भैया यहाँ पर आपके पास क्या एक अभिक्रिया लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आता है क्षारक के साथ। क्षारक के साथ में अगर मैं बात करेंगे तो क्षार प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और ये भी हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस जिंक धातु है, और यहाँ पर HCl अम्ल है, Zn जिंक धातु है, तो इसने ZnCl2 बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो तीर ऊपर की तरफ जा रहा है ना भैया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हो गया गैस है, उड़ जाएगा, रुकेगा नहीं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर ये तीर नीचे की तरफ, यानी सॉलिड है, ठोस है, नीचे बैठ जाएगा, और ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉप टेस्ट पूछ सकता है आपके पास कि पॉप टेस्ट से क्या अभिप्राय है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ नहीं है भाई, यहाँ हाइड्रोजन गैस, आप मोमबत्ती लेकर के आए,
ये लाया भाई मैं मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती इसके पास लाया, मोमबत्ती नहीं है पेन है, लेकिन मान लो मोमबत्ती है, ठीक है, ये पास में लाया मैं इसके, तो ये क्या होगा एकदम से फट देने बुझ जाएगा ये, कौन बुझ जाएगा, मोमबत्ती की ये लो जो होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है पॉप टेस्ट बोलते हैं। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता लगाना हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा और सीखते हैं क्या बोल रहा है ये आगे वाले उसमें। कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। आप धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की, तो आपको क्या मिलता है, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की तो क्या मिलता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। तो देखो भाई, अम्ल है, धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, तो इसने क्या बना दिया, साल्ट बना दिया, यानी लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। घबराना नहीं है, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, और क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया देगा ही नहीं। और यहाँ अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट लेते हो तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। तो देखिए HCl है प्लस NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, साल्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल बनाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कि चूने के पानी का टेस्ट हमें देखना है। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो ये आपके पास CaOH का होल ट्वाइस है, एक्वस है, एक मतलब जलीय घोल के रूप में। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित कराते हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, यानी दूधिया रंग का हिसाब किताब आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कराने पर क्या होगा, आपके पास CaCO3 है, अब इसमें और प्रभावित करा दो CO2 तो आपको CaHCO3 का होल ट्वाइस मिलेगा, जो जल में घुल जाएगा। ये भी जल में घुल जाएगा भाई, घुलनशील का मतलब होता है जल में घुलने वाला, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन है, कुछ अभिक्रियाएं आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलने वाली है। क्या है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। मैंने लास्ट टाइम में मैं बता चुका हूँ, अम्ल व क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अब यहाँ पर आया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया कि अम्ल के द्वारा क्षारक का, क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है, एक तरीके से उदासीनीकरण हो जाता है अभिक्रिया। तो यहाँ दिया हुआ है तुम्हारे पास कि NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O बनाया यहाँ पर। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण बनाएगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार क्षारीय लवण बनाएगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण बनाएगा, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार उदासीन लवण बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस उदासीन के बारे में, और सबके सब ये देखो जल देते हैं। तो आपको इन अभिक्रियाओं को बार बार पढ़ना है। क्या करना है भैया, बार बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो अपना आप भी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड ले लो, जैसे आपके पास CuO है, कॉपर ऑक्साइड एक तरीके से ले सकते हो, CO कॉपर मान लो, इसको ऑक्साइड मान लो, ठीक है। तो CuO है आपके पास प्लस 2HCl है, तो CuCl2 मिल गया प्लस H2O। तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, यानी विलयन इसमें क्या हो जाएगा, नीला रंग का। तो धात्विक ऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो आपके पास यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बना है और साथ में ये क्या बना है, जल। तो इसका जो विलयन देखोगे किस रंग का हो जाता है, नीला रंग का। जो विलयन है आपके पास ना, वो नीला हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये देखिए भैया, ये धात्विक ऑक्साइड ले लिया आपने। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया, होगी भी नहीं, बस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। पहले धात्विक ऑक्साइड पढ़ा है, अब अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएगा, लवण प्लस जल बनाएगा। तो ये देखो भैया, ये आपके पास अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक मतलब जिसमें धातु नहीं होता है, और धात्विक का मतलब होता है जिसमें धातु होता है। वहां पर आपने CuO लिया था, यहाँ पर आप CO2 ले रहे हो। CuO का मतलब था कॉपर ऑक्साइड, Cu था ना वहां पर, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, CO2, यानी गैस के माध्यम ले रहे हो आप। यहाँ पर COH का होल ट्वाइस CaCO3 बना रहे हो प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पूछ सकता है आपके पास कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति बताइए कि उसकी प्रवृत्ति क्या होती है और जल में उसका क्या प्रभाव होता है। तो देखो भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये दिमाग में बैठा लो जरा, अपने खोपड़िया में फिट कर लो इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक,
यानी जलीय विलेय में अम्ल और क्षारक को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है, शुरुआत में ही बता चुका हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर ये आपके पास अगर मैं लेता हूँ H+ आयन H3O हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो H+O H+ है और H2O, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना दिया। यहाँ पर हमने लिया और आपने जल में डाल दिया तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और क्लोराइड ये आपके Cl नेगेटिव बाहर हो गया, ठीक है ना। जल की उपस्थिति में क्षारक OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो देखो NaOH है, अगर इसको में जल डालोगे तो Na+ अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, इसको भी आप समझ सकते हैं कि MgOH का होल ट्वाइस जल डालने पर Mg2 पॉजिटिव दे दिया और +2OH नेगेटिव दे दिया। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि ये इनका क्या प्रभाव है। कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। और क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुल जाते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं उसको हम नहीं लेते हैं क्षार में, ठीक है ना, ध्यान रखना। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तभी कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आप चश्मा लगा लीजिए, एप्रेन को पहन लीजिए, सावधानी पूर्वक प्रैक्टिकल को यानी प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में अगर आँख पे पड़ गया तो आँख की दिक्कत है, पैर पे पड़ गया तो पैर जलने की दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए जरा, जल है आपके पास, अम्ल में डाला या अम्ल को जल में डालो, तो यहाँ कुछ दे रहा है, नीचे कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको भी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आपने ये ना, आपने क्या लिया है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाया है, ये अम्ल है, आपने पानी डाल दिया एकदम से ऊपर की तरफ आएगा, फिर अंधा होना तो कन्फर्म है। आंख पे लग गया तो आंख ही खत्म से, ठीक है ना, इसलिए बच के वो करना है, ठीक है। आप कह रहा है कि आगे क्या बोल रहा है कि जल को अम्ल में डालने पर, यानी जल को अगर आप अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? तो देखो भैया, मिश्रण अस्फलित होकर के बाहर आ सकता है, एकदम एकदम से बाहर आएगा फूलता हुआ, जैसे झाग होता है ना, सरफ को घोलते एकदम से सरफ वो झाग बाहर आता है, तो ऐसे ही आएगा आपके पास। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है और जब आपने जो बीकर लिया ना वो टूट भी जाएगा। तो ये देखिए कुछ एक ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। ये अम्ल प्लस धातु है, ये क्या बना है? लवण प्लस क्या बना? हाइड्रोजन गैस है। धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ ये काम करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, और लवण प्लस जल, ये धात्विक ऑक्साइड के साथ ये लवण प्लस जल का कंडीशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। धातु कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा, और क्षारक के साथ लवण प्लस जल बनाएगा, धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। तो एक ये जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसका ये माइंड मैप है, एक तरीके का ये माइंड मैप है, इसको आपको समझना है। बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, ठीक है। अब ये देखो जरा, धातु के साथ ये जो है क्षार की अभिक्रिया क्या होती है? धातु के साथ लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्षार की अभिक्रियाएं अधात्विक के साथ लवण प्लस जल देती हैं, अम्ल के साथ लवण प्लस जल देगी। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो पढ़िए इसको, बार बार समझिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है अम्ल व क्षारकों में समानताएं क्या होती है भाई? अम्ल में और क्षार में क्या समानताएं होती है? तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, यानी दोनों मिला के आयन उत्पन्न करते हैं। बात ऋणात्मक और धनात्मक आयन की नहीं हो रही है, बात हो रही है आयन उत्पन्न करते हैं, समानता की बात चल रही है। तो ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ये OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहा है या OH नेगेटिव प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो सिंपल सी बात है, प्रभाव कम हो जाएगा। तभी आपको पीछे समझाया था मैंने, तनु और प्रबल अम्ल, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या दिया है? क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। भाई जितना H+ आयन देगा वो सब अम्ल, प्रबल अम्ल बोलेंगे, जितना OH नेगेटिव आयन देगा उतना प्रबल हम क्षार बोलेंगे। बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा माप सकते हैं। सार्वभौम सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी इस दुनिया ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, अम्ल की पहचान, क्षार की पहचान किसी सूचक द्वारा माप सकते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो ये होते हैं सार्वभौमिक सूचक। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है
और आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को समझना है, तो मैं बात यही करूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना है, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमको गरीबी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो याद रखना ये मिस्टर काउंसलर आपके साथ है और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ाई मस्त करें और इस बार टॉप करना है, टॉप, जिला टॉप, ठीक है? चलिए फिर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।